सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है आपका तीसरा कम्युनिकेशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के विषय में, अव्यय के विषय में। अव्यय से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अव्यय का ही एक नाम है अविकारी शब्द। अविकारी का हम लोग पर क्या लगाते हैं? अविकारी से देखेंगे यहाँ पे अविकारी। अविकारी शब्द का अर्थ हम ये लगाते हैं कि वे शब्द जो वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है तो उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, विकारी में आ उपसर्ग लगा हुआ है, तात्पर्य क्या है कि कोई विकार उत्पन्न नहीं करते हैं, अर्थात ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो कभी भी परिवर्तित ना हो, संज्ञा के आधार पर, लिंग, वचन, पुरुष या कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो, तो वे सब अविकारी शब्द माने जाते हैं। जैसे देखिए भैया, यहाँ पे लिखा है कि सीता और गीता मंदिर जाती हैं। उसके बाद लिख दिया गया है यहाँ पे राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जब सीता और गीता स्त्रीलिंग है तभी और है, और जब राम और श्याम पुल्लिंग है तभी और है। इस और में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक वचन हो तब भी और रहेगा, बहुवचन हो तब भी और रहेगा। तात्पर्य यह है कि जिनमें कोई परिवर्तन ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही अव्यय कहा जाता है, और इनका एक नाम अविकारी शब्द भी है। तात्पर्य यह है कि ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे इसमें और है, अथवा है, इसलिए है, तो है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, जरा है, थोड़ा है, बस है, काफी है, यथेष्ट है, इस प्रकार से आज कल परसों इधर उधर ये सब क्या है भैया? ये सब अव्यय ही माने जाते हैं। अब हम देखेंगे अव्यय के प्रकार के विषय में। पहले आप लोग ये परिभाषा लिख लेंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप पता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो विकारी शब्द होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या है? ये सब विकारी शब्द हैं। संज्ञा तो देखते हैं कि जब संज्ञा स्त्रीलिंग होती है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाती है, जैसे कभी कर्तवाची बताया गया था। और जब संज्ञा पुल्लिंग होती है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाती है कर्तवाची के अनुसार। जब सामान्य रूप से एक वचन होता है तो क्रिया एक वचन में होती है, जब बहुवचन होता है तो क्रिया बहुवचन में होती है। तो संज्ञा के अनुसार ही रूपांतरण हो रहा है। तो संज्ञा, सर्वनाम, ये सब क्या है? ये सब विकारी शब्द हैं जिनमें विकार हो जाता है। और लिंग, वचन, पुरुष, कारक इनके कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तो वो सब कैसे शब्द होते हैं? वो सब अविकारी शब्द होते हैं। मेरा विचार है कि अब आप लोगों ने देख लिया होगा, तो हम देखेंगे अव्यय के भेद या अव्यय के प्रकार। वैसे तो सामान्यतः अव्यय के 4 प्रकार बताए गए हैं, परंतु उनकी भी आगे बहुत व्यापक रूप से व्याख्या कर दी गई है। तो हम देखते हैं कि अव्यय के जो मुख्य प्रकार कौन से हैं? प्रकार भैया, इसके प्रकार 4 बताए गए हैं। सबसे पहला जो इसमें आता है वो है क्रिया विशेषण। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का तात्पर्य हम ये लगाते हैं कि जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वहां पे क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ध्यान रखना है आपको। जब क्रिया की विशेषता बताई जाए, जैसे जब आपको विशेषण बताया गया था तो उसमें क्या बताया गया? विशेषता। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भी जो मुख्य क्रिया होगी उसकी विशेषता बताई जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। इसको भी हम सामान्य रूप से भैया 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला इसमें जो आता है वो है स्थानवाचक। हाँ, सबसे पहला कौन सा आता है? स्थानवाचक। जैसे कह सकते हैं किसमें? यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये आदि शब्द आ जाते हैं स्थानवाचक में। नंबर 2 पे इसमें आता है कालवाचक। अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ, इधर उधर लिखा हुआ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे जैसा वाक्य आ जाए। उसके बाद जैसे कालवाचक में क्या होगा? इसमें कह सकते हैं कि आज, देखिए बता रहा है समय के अंतर है, आज, कल, परसों, रात भर, दिन भर, ये सब भैया काल के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद देखेंगे नंबर 3 पे इसमें आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण अभी आपको बताया गया था कि जो विशेषण में माप तौर की बात हो वहां पे परिमाणवाचक हो गया। जैसे इसमें कह सकते हैं कि बहुत माप तौल हो रही है, कम, ज्यादा, बस,
काफी, ये सब इसमें आते हैं, सब परिमाणवाचक में आते हैं। नंबर 4 पे आते हैं रीतिवाचक। सबसे महत्वपूर्ण रीतिवाचक ही है। रीतिवाचक में जैसे हमने कहा कि ऐसे, वैसे, उसके बाद जैसे इसमें जैसे, उसके बाद धीरे धीरे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है, जब प्रश्न अव्यय में पूछे जाते हैं, ऐसे अधीनस्थ में पूछे गए, मंडी परिषद हो गया, चकबंदी हो गया, या फिर विकास अधिकारी हो गया, या फिर वन रक्षक हो गया, या ग्राम विकास अधिकारी हो गया, इस प्रकार की जो परीक्षाएं आती हैं, या लोअर हो गया, इसमें जब अव्यय से प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं धीरे धीरे से। जैसे ये एक प्रश्न बहुत पूछाता है, आप लोग जब प्रैक्टिस सॉल्व करते होंगे तो आपको भी पता होगा कि राम धीरे धीरे घर जाता है, राम धीरे धीरे घर जाता है। तो जैसे एक और इसमें आ सकता है, सीता धीरे धीरे नृत्य करती है। इस प्रकार का कोई भी वाक्य आए, तात्पर्य है कि क्रिया विशेषण में सबसे ज्यादा धीरे धीरे ही पूछा जाता है। तो अगर कोई भी वाक्य आए और उसमें ये धीरे धीरे लिखा हो तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा अव्यय है। इसमें है क्रिया विशेषण अव्यय। ये बहुत बार भैया पूछा गया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप अधीनस्थ का एक शॉर्ट पेपर ले सकते हैं, इसमें सभी अधीनस्थ के प्रश्न रखे गए हों, तो आप देखेंगे हर पेपर में धीरे धीरे वाला वाक्य ही परीक्षा में पूछा गया और उसमें पूछते हैं कि बताइए इसमें कौन सा अव्यय है। अगर ये पूछेंगे, अगर ये नहीं पूछते हैं तो सीधे वो प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेते हैं, लिखा है कि सीता धीरे धीरे नृत्य करती है, फिर पूछेंगे बताइए इसमें अव्यय शब्द कौन सा है। तो अव्यय शब्द कौन सा है इसमें? धीरे धीरे, यही तो अव्यय है। आसानी से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा नंबर 2 पे जो अव्यय आता है, पहले ये लिख लीजिए आप लोग, वो है संबंध बोधक अव्यय। लिख लेंगे भैया, संबंध बोधक अव्यय। ये लिख चुके होंगे, मेरा विचार है। अब हम आगे बढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय के विषय में। देखिए, संबंध बोधक अव्यय की बात की जाए तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्रिया है या फिर अव्यय का जो संबंध होता है हम वाक्य से जोड़ देते हैं। नंबर 2 पे कौन सा आया है? संबंध बोधक। नंबर 2 पे भैया कौन सा आया है? संबंध बोधक अव्यय। आपको ध्यान रखना है कि इस अव्यय के लगभग 14 उप प्रकार बताए गए हैं, परंतु वो सब आपको रटने नहीं है। तात्पर्य यह है कि हमें एक संबंध दर्शा देना है। संबंध का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाक्य लिखा हुआ है कि चाय के बिना मैं कुछ नहीं दूंगा, या चाय के बिना मैं पानी ले सकता हूं। तो पानी का संबंध किससे है? चाय से हो गया है। तात्पर्य है कि चाय लेंगे या फिर पानी लेंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से जब संबंध इस प्रकार से दर्शा दिया जाए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें संबंध बोधक अव्यय है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि एक आ गया आगे। आगे में ये कह दिया गया कि मंदिर के आगे नदी बहती है। तो किसके आगे नदी है? मंदिर के आगे। संबंध जोड़ दिया गया। उसका जैसे देखेंगे आगे के बाद इसमें क्या गया? जैसे पहले आ गया। अब पहले में हम क्या कहेंगे कि डाकघर के पहले मेरा विद्यालय है। तो विद्यालय का संबंध किससे हो गया? डाकघर से हो गया। उसके बाद देखेंगे जैसे लिखा है सामने। अब इसमें भी देखिए एक शब्द जोड़ दिया गया, कह दिया गया कि डाकघर के सामने अस्पताल है। डाकघर का संबंध अस्पताल से जोड़ दिया गया। उसके बाद देखेंगे जैसे लगभग। लगभग सभी बच्चे पास हो गए, यानी कि औसतन जो बच्चे थे वो पास हो गए, संबंध इसमें भी जोड़ दिया गया है। फिर देखेंगे जैसे लिखा है बिना। देखिए वहीं आ गया, बिना कई बार पूछा भी गया है। तो बिना कैसा है? संबंध बोधक अव्यय है कि चाय के बिना मैं पानी ले सकता हूँ, कि पानी का संबंध किससे है? चाय से है। उसके बाद देखेंगे जैसे इसमें अन्य लिखा हुआ है कारण। बरसात के कारण खेल रद्द कर दिया गया। तो खेल रद्द हुआ है, उसका संबंध किससे है? कारण से है। कौन सा कारण? बरसात होना है। तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, परंतु उन प्रकारों को आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं? संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये लिख लेंगे आपको, इसमें बहुत बड़ी व्याख्या इसकी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका क्रिया विशेषण ही है, जिसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है जी। ये लिख लेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। नंबर 3 पे देखेंगे बच्चों, इसमें कौन सा आता है? नंबर 3 पे आता है समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 3 पे कौन सा आ गया? समुच्चय बोधक अव्यय आ गया। समुच्चय बोधक अव्यय के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है कि वे अव्यय जो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों या मिश्र वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जब हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार के विषय में
तो वाक्य के प्रकार अगर देखा जाए तो सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उसमें होते हैं सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो जो वो आपको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बताए गए हैं उनको हम समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जोड़ते हैं। वैसे देखेंगे सबसे पहले जैसे अगर हम लोग पढ़ेंगे अगर उसमें देखेंगे तो एक ये संयुक्त वाक्य आ गया। तो संयुक्त वाक्य में सबसे ज्यादा कौन सा अव्यय प्रयोग किया जाता है? और। उसके बाद में अथवा, उसके बाद भैया इसलिए, आप कीजिए इसलिए, उसके बाद में किंतु, उसके बाद में भैया लेकिन, परंतु। इस प्रकार से ये सब हो गए संयुक्त वाले। आप क्वेश्चन देखेंगे मिश्र वाले जिसमें जो, सो, यद्यपि, तथापि, ये सब किसमें आते हैं? ये सब मिश्र में आते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए बताइए इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो सामान्यतः जो प्रश्न पूछते हैं एक सरल प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है अधीनस्थ में वो उसमें ये और शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे अधीनस्थ का जो शॉर्ट पेपर होगा पेपर वाला, इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें संयुक्त वाक्य पूछते हैं। सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं हम, जो एग्जामिनर होते हैं वो और का करते हैं, और नहीं होगा तो उसके बाद इसलिए आ जाता है। तो ये आपका हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। जब हम आपको वाक्य पढ़ाएंगे तो उसमें जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसकी जब संपूर्ण व्याख्या करेंगे तो बहुत आसानी से इनको जोड़ना सीख जाएंगे। ये लिख देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। उससे ज्यादा और का अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस अव्यय का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है तो और अव्यय का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, ये लिख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी, इसे हम साफ कर रहे हैं। आगे जो इसका अगला प्रकार आया है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। नंबर 4 पे कौन सा आया है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय जब आप लोग शब्द पढ़ेंगे तो शब्द में जैसा बताया गया कि जो 8 प्रकार के मतलब जो जब वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य में जो आपके अंदर उसके 8 प्रकार होते हैं। उसी में एक वाक्य होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें मनुष्य की शारीरिक वेदना, मनोदशा, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, क्रोध, निंदा, इस प्रकार की जो दशाएं आती हैं इसमें आ जाती हैं, वो सब विस्मयादि बोधक अव्यय में आ जाती हैं। और जब आप विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो उसमें एक विराम चिन्ह आता है विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह। इस प्रकार से इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं। इस प्रकार से तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो ये अव्यय जो होंगे विस्मयादि बोधक, तो उनमें विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। जैसे इसमें क्या हो सकता है कि इसमें एक शाबाशी वाला हो सकता है। जैसे इसमें शाबाशी वाला कौन सा हो गया? वाह। जब शाबाशी दी जाएगी या प्रसन्न होंगे तो शाबाशी वाला वाह हो गया। उसके बाद जैसे इसमें क्या हो गया कि ये तो हो गया शाबाशी वाला हो गया। उसके बाद में जैसे शोक बोधक हो गया, तो शोक बोधक में क्या हो गया? हाय हो गया, अरे हो गया। इस प्रकार से ये आ गया आपके शोक बोधक। उसके बाद में इसमें आते हैं जैसे आश्चर्य बोधक, चाँप कहेंगे आए, इस प्रकार से ये बोल देते हैं। इस प्रकार से लगा होगा उसमें। उसके बाद में जैसे इसमें क्या होगा? स्वीकृति बोधक, स्वीकृति दे रहे हैं तो इसमें हाँ हो गया, इसी में ठीक हो गया, इस प्रकार से अनुमति दी जाएगी। उसका जैसे इसमें क्या हो गया कि शोक बोधक हो गया, बहुत बड़ा दुख आ गया तो इसमें अरे हो गया, हे राम हो गया, हाय हो गया। ये सब किसमें आते हैं? ये सब विस्मयादि बोधक में आते हैं। देखिए ये अव्यय सबसे सरल अव्यय है। कारण क्या है इसमें कि विस्मयादि बोधक अव्यय का जो विराम चिन्ह होगा उसका प्रयोग इसमें अवश्य किया जाता है। अब एक और इसमें ये लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक भैया इसमें और रूप आता है, निपात आता है। प्रश्न पूछ लेते हैं बताइए इनमें से निपात कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो निपात होते हैं वे अव्यय होते हैं, परंतु ये अव्यय के शुद्ध रूप नहीं होते हैं, ये उनके छोटे रूप होते हैं। और कई स्थानों पर क्या होता है कि हम अव्यय का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि जहाँ पर छोटा इससे कम की प्राण निकलेगा तो वहां पर किसका प्रयोग कर लेते हैं? वहां पे हम निपात का प्रयोग करते हैं। तो ये आप उसके बाद पढ़ेंगे निपात के विषय में। ध्यान दीजिए, निपात भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है निपात क्या है। ये शुद्ध अव्यय नहीं है, परंतु अव्यय के स्थान पर इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। लिखेंगे निपात। तो निपात के विषय में क्या जाता है? निपात अव्यय का लघु रूप है। अव्यय का लघु रूप है जिसका प्रयोग अव्यय के स्थान पर किया जा सकता है।
अव्यय के स्थान पर किया जा सकता है, किया जा सकता है। ध्यान रखना है आपको, इनका प्रयोग हम अव्यय के स्थान पर ही करते हैं, किया जा सकता है। अगर प्रकार की बात करें तो भैया अव्यय के 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं, जिसमें जैसे स्वीकृति बोधक आ गया तो इसमें भी क्या करेंगे, हम हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे इसमें निषेधात्मक आ गया तो इसमें नहीं लिख सकते। देखिए ये है तो अव्यय, तो इनका प्रयोग हम अत्यंत यानी कि कम प्राण के रूप में करते हैं। उसके बाद जैसे इसमें क्या कह सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं कि नकारात्मक वाला आ गया तो मत लिख सकते हैं, टोकने की बात आ गई। उसके बाद में इसमें क्या गया, तुलना बोधक आ गया तो सा हो गया। उसके बाद में क्या कह सकते हैं कि इसमें कि एक स्वीकृति बोधक आ गया तो इसी में ठीक लिख सकते हैं। और आगे अगर देखें तो इसमें समानता जो शब्द आते हैं जैसे तो, ही, भी, तक, इस प्रकार शब्द आ जाते हैं। भार, जी इसी में जाता है, भार आ गया, इसमें सिर्फ आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि तो अव्यय बहुत बार पूछा गया है, भी माफ कीजिए निपात बहुत बार पूछा गया है। जैसे कह सकते हैं कि कोई भी वाक्य लिखा होगा उसमें भी लिखा होगा, उसके नीचे एक रेखा खींच देंगे, कहेंगे बताइए रेखांकित अंश क्या है, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये निपात है। तो आज हम लोगों ने बहुत कम शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में सीखा अव्यय के विषय में। ये पूर्ण हो गया है, हमारा अव्यय जो प्रकरण है ये पूर्ण हो गया है। इसके साथ साथ जो अन्य व्याकरण के टॉपिक हैं वो समय समय पर आपको हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, और जो भी आपका एसटीडी ग्रुप है उसे शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल सके, और इसे लाइक करें। धन्यवाद।